Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. I welcome to all my YouTube channel Learners Academy. So today we will discuss about REIT exam previous year question paper. तो as you know कि जो रीट का एग्ज़ाम है वो 27 फेब को होने वाला है। तो उसी से हिसाब से हम जो रीट के हैं प्रीवियस ईयर जो थोड़े से रिवाइज करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जो रीट का जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे आएगा और आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रीट एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर लेवल 2 ये 26 ऑफ सितंबर को ये एग्ज़ाम हुआ था 2021 में। तो इसकी हम सिर्फ सीडीपी करेंगे, सीडीपी बाय दीपिका। एज यू नो कि माय नेम इज दीपिका। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एक्चुअल एज ऑफ द चाइल्ड इज 30 years and the mental age is 14 years, then what will be the इंटेलिजेंस क्वेश्चन। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है, मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि उपलब्धि क्या होगी। मतलब इसमें हमने आईक्यू क्या करना है, आईक्यू चेक करना है क्या है। ठीक है, तो इसमें आईक्यू का फार्मूला क्या होता है, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला था वो किसने दिया था, तो स्टर्न ने दिया था। हम सिर्फ क्वेश्चंस ही रिवाइज नहीं करेंगे, साथ साथ में हम जो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और जानकारी है वो भी साथ में लेंगे, ताकि इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो टॉपिक होता है ना उसके आसपास ही दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम देखने को मिल जाता है। तो इसलिए हम क्वेश्चंस के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। अगर हम बोले कि आईक्यू का जो फॉर्मूला है जो किसने दिया था, तो बोल सकते हैं स्टर्न ने दिया था। ठीक है, और आईक्यू भी स्टर्न ने दिया था और फॉर्मूला भी स्टर्न ने दिया था। अगर हम बात करें, जब जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, इसमें जो 100 है, जो 100 का फॉर्मूला में जो 100 लगाया था वो किसने लगाया था, टर्मन ने यूज की थी। ये टर्म 100 मल्टीप्लाई 100 किसने की थी, टर्मन ने। ठीक है, किसने की थी, टर्मन ने। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट्स आपने साथ में याद करने हैं। अब अगर हम देखें, जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100 मेंटल एज, नीचे आएगा क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब आप लोग खुद निकाल के देखोगे कि जो 14/13 मल्टीप्लाई बाय 100 जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 107.69। आप लोग खुद इसको सॉल्व करके देखोगे। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रोपोन्ड बाय। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसने दी थी, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसने दी थी, पावलोव ने दी थी 1904 में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने डॉग्स पे। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है पावलोव की थ्योरी का, इसको और क्या कहते हैं, एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं, एस टाइप थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया था कि कैसे हम बच्चों में आदत डाल के उनकी जो बैड हैबिट्स है उनको रिमूव कर सकते हैं और बच्चों में नई अच्छी आदतें डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने हैबिट फॉर्मेशन पे काम किया था। ठीक है, कहते हैं जब जब प्रैक्टिस करता रहता है एक बच्चा किसी काम को लेके, तो उसको उसमें क्या हो जाती है, एक हैबिट डल जाती है, तो वो उसी के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। और ये क्या है, हाईएस्ट वर्जन ऑफ प्रैक्टिस है। इस थ्योरी को हाईएस्ट वर्जन ऑफ प्रैक्टिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसका आंसर रहेगा हमारा पावलोव।
ठीक है, आंसर क्या रहेगा? पावलव। बट अगर हम स्किनर की बात करें तो स्किनर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसने कौन सी थ्योरी दी थी? ऑपरेशनल कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट के ऊपर काम किया था, परिणामों के ऊपर काम किया था, कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर काम किया था। थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर मेथड दिया था, कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हम साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे ताकि नेक्स्ट टाइम अगर थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में हमसे एक एग्जामिनर पूछे तो हम आंसर दे सकें। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेज जेनिलियन डेलिक्वेंसीज, मतलब बाल अपराध का क्या कारण है? बाल अपराध का कारण क्या हो सकता है? पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आपस में जो पेरेंट्स हैं उनके आपस में क्या रहना, आपस में लड़ाई झगड़ा रहना, मतलब पेरेंट्स की आपस में ना बनना। ठीक है, ये हो सकता है इसका कारण। सिंपथेटिकल बिहेवियर ऑफ फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि अगर फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे के साथ सिंपथेटिकल बिहेवियर के साथ रह रहे होंगे तो वो उसमें संभावना ही नहीं है कि बच्चा कहाँ चला जाए, बच्चा बाल अपराधी बन जाए। वर्किंग इन फैमिली विद म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि परिवार में आपस में सहमति से कार्य होना क्या है, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, वेल्दी फैमिली, जो वेल्दी फैमिली है इसका बच्चा कई बार हो सकता है और कई बार नहीं भी हो सकता क्योंकि ज्यादा अमीरी और ज्यादा गरीबी दोनों चीजें ही बच्चे को खराब कर देती हैं। ठीक है, तो जो हमारा मेन क्वेश्चन का ये आंसर रहेगा पेरेंटल कन्फ्लिक्ट, मतलब माता पिता में अनबन। अगर हम देखें कि अगर पेरेंट्स में नहीं बनती, बच्चे पेरेंट्स आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनबन होती रहती है, तो बच्चा किस तरफ चला जाता है? बाल अपराध की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इग्नोर्ड, Which of the following has been ignored in Children's Free Compulsory Education Right Act 2009? ठीक है, 2009 में जो हमारा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का एक्ट आया था उसमें बच्चे के लिए किस चीज को इग्नोर किया है, मतलब कोई सभी पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट है जो उसमें नहीं आता? फैसिलिटेट ट्रेनिंग टू टीचर्स, ठीक है, भाई टीचर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि हम लोग भी जो टीचर्स हैं वो भी जो न्यू न्यू टेक्निक्स हैं, आजकल की जो जनरेशन है कैसे उसको पढ़ाना है, क्योंकि पहले से आज के स्टाइल में चेंज आता है तो उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। इंश्योरिंग एंट्रिंग ऑफ रोमिंग बॉयज, ये भी सही है क्योंकि जो मिड डे मील है इसीलिए शुरू किया था, जो घुमांतु बच्चे हैं बाहर घूमते रहते हैं वो एजुकेशन में प्रवेश करें, मतलब पढ़ाई की तरफ आए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम चालू की थी? तो वो स्टार्ट की थी, वो स्कीम थी मिड डे मील की, ये भी सही है। डिफाइनिंग एकेडमिक कैलेंडर, ये भी सही है, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना। अगर हम बात करें अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन आफ्टर 14 ईयर्स, ये रोंग है और हमें हमसे कौन सा पूछा है? इग्नोर्ड पूछा है, रोंग ही पूछा है, तो यही क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। अरेंज ऑफ एजुकेशन आफ्टर 14 ईयर्स, 14 साल के बाद बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का अरेंजमेंट नहीं करना। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो एजुकेशन एक्ट है उसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान है। और अगर हम बात करें अगर बच्चा डिसेबिलिटी वाला है तो उसमें जो WHO है उसमें बच्चे की जो एज दी गई है 16 से 18 साल तक दी गई है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमने याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स मेक्स एक्शन रिसर्च, कौन से स्टेप हैं जो एक्शन को एक्शन रिसर्च बनाते हैं, मतलब कि कैसे हम एक्शन से एक्शन रिसर्च की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ सब कॉन्सेप्ट, ये ऑफ 2 बार आ गया, सॉरी, उपकल्पनाओं का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, जनरलाइजेशन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, अगर हम एक्शन रिसर्च की बात करें तो इसके बारे में हमने 2-3 बातें याद रखनी है। क्या करनी है? जो एक्शन रिसर्च होती है वो कहाँ पे होती है? जब जब कोई टीचर क्लास में ही कोई किसी बच्चे को देख के उसमें क्या कमियां हैं, क्यों वो स्टडी नहीं कर रहा, उसको डायग्नोस करता है और वहीं पे उसको रेमेडी भी दे देता है।
है, तो वो क्या हो जाता है, एक्शन रिसर्च हो जाता है। मतलब स्कूल के प्रेमिसेस में, स्कूल के प्रेमिसेस में रह के जो भी कोई एक्शन हम लेते हैं किसी बच्चे को लेके, उसकी स्टडी को लेके या स्कूल को लेके, ठीक है, कि उसने क्या, उसको डायग्नोस करते हैं और उसको रेमेडी भी दे देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्शन रिसर्च करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। ठीक है, प्रोग्राम का क्रिया विन्यान मूल्यांकन। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स मेक, सॉरी ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The aim of adding आर्ट एजुकेशन इन एनसीएफ 2025 में कला शिक्षा जोड़ने का उद्देश्य क्या था, टू इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग, टू डेवलप साइंटिफिक आउटलुक, टू अप्रिशिएट कल्चरल हेरिटेज, टू विजिट हिस्टोरिकल साइट्स। क्या रहा होगा एम आर्ट एजुकेशन को ऐड करने का, लॉजिकल थिंकिंग तो हो नहीं सकता, ठीक है, नेक्स्ट साइंटिफिक आउटलुक भी नहीं हो सकता, अप्रिशिएट कल्चर हेरिटेज ये हो सकता है, क्योंकि हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी सराहना करनी क्या था, आर्ट एजुकेशन का उद्देश्य था एजुकेशन में इसको ऐड करने का। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया एसोसिएट विद। डेवलपमेंट जो है वो कैसा प्रोसेस है, एंड कभी भी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है, तो इससे क्या मतलब है, कौन सा प्रिंसिपल है इसमें से जो इससे रिलेट है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररेक्शन और प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें से कौन सा जो है प्रिंसिपल है जो इस चीज के बारे में बताता है कि ये नोट एंडिंग प्रोसेस है, तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये कहाँ तक चलता है, वूम टू टूम चलता है, वूम टू टूम चलता है, ठीक है, कभी ना खत्म होने वाला है। और अगर पूछा जाए कि ये कैसे चलता है, तो स्पाइरल चलता है, स्पाइरल स्पाइरल, लीनियर नहीं चलता। अगर ऑप्शन में आ जाए कि डेवलपमेंट इज अ स्पाइरल डैश प्रोसेस, स्पाइरल प्रोसेस, लीनियर प्रोसेस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, तो हम किस पे टिक करेंगे, दिस इज अ स्पाइरल प्रोसेस, ऐसे 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 चलता है, ये कभी बढ़ता है कभी घटता है। और वूम टू टूम चलता है, मतलब जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ चलता है, कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें से कौन सा इंटेलिजेंस का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग में हमारा किसका यूज होता है, हमारा आईक्यू का यूज होता है, ठीक है, हमारी इंटेलिजेंस ही लगती है जब हम लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं। वोकेशनल चॉइस, मेमोरी, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, इसमें अगर हम बात करें तो वोकेशनल चॉइस है, जब वोकेशनल चॉइस किससे रिलेटेड होता है, हमारे एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है, एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है, मतलब हमारी क्या रुचि है, हम आगे जाके हमने क्या करना है, तो ये किससे रिलेटेड होता है, हमारी रुचि से, अभिरुचियों से, हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, क्या होता है, वोकेशनल चॉइस। और यही उन्होंने पूछा है भी, इनमें से क्या है जो हमारी इंटेलिजेंसी से रिलेटेड नहीं है। लॉजिकल थिंकिंग में भी हमारा आईक्यू लगता है, हमारी मेमोरी लगती है, मेमोरी होगी, इसमें भी आईक्यू यूज होता है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस में होता है। बट अगर वोकेशनल चॉइस की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें हमारा जो आईक्यू है उस वो नहीं लगता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस, तो वोकेशनल चॉइसेस होगा। ये किससे रिलेटेड होता है, एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है, हमारे इंटरेस्ट है, हमारी रुचि से रिलेटेड होता है कि हमने आगे चल के कौन सा वोकेशनल चूज करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइकोमोटर एक्टिविटी ऑफ अ चाइल्ड, इसमें से कौन सी साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं है। साइकोमोटर का मतलब क्या हुआ, साइको का मतलब हुआ हमारा फिजिकल, ठीक है, कौन सी जो एक्टिविटी हमारी फिजिकल से रिलेटेड नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइकोमोटर एक्टिविटीज, ठीक है, थिंकिंग है, थिंकिंग में क्या यूज होता है, इसमें से कौन सी
इसमें हमारा कॉग्निज्म यूज होता है। क्या यूज होता है? क्या यूज होता है? कॉग्निज्म यूज होता है। और राइटिंग में हमारा क्या यूज होता है? फिजिकल भी हमारा हैंड भी यूज होता है और हमारा माइंड भी यूज होता है। थ्रोइंग ऑफ अ बॉल, इसमें क्या होता है? ये फाइन मोटर स्किल्स है और ये ग्रोस मोटर स्किल्स है, ये भी याद कर रखना है। प्लेइंग, इसमें भी क्या होता है? हमारा फिजिकल यूज होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कौन सा नहीं है जिसमें साइकोमोटर यूज नहीं होता? हमारी फिजिकल एक्टिविटी यूज नहीं होती। फिजिकल मतलब फिजिकल फिजिकल मोटर एक्टिविटी मतलब जिसमें हमारा शरीर यूज नहीं हो रहा, तो उसमें क्या होगा? थिंकिंग होगा। इसमें क्या यूज हो रहा है? हमारा कॉग्निशन यूज हो रहा है। नेक्स्ट, हु गेव 16 पीएफ क्वेश्चनियर टू एसेस पर्सनैलिटी, इसमें से किसने है जो 16 पीएफ क्वेश्चनियर जो एक्सेस दिया था? किसने दिया था? आरबी कैटल ने दिया था। ठीक है, आरबी कैटल ने 16 क्वेश्चनियर्स पे बात की थी। उन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि इन्होंने 16 क्वेश्चनियर्स की बात की थी। ठीक है, ये हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको हमने ऐसे ही करना है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड लर्नर, इसमें से गिफ्टेड लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मतलब गिफ्टेड लर्नर में क्या विशेषता होती है? जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, ही कैन फील अंडर एस्टिमेट एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग इनफ, अगर क्लासरूम की गतिविधियां हैं वो चैलेंजिंग और चुनौतीपूर्वक नहीं होगी तो वो बोर अनुभव करेगा, मतलब उब जाएगा। ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेट, नहीं। जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा, जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा, गिफ्टेड चाइल्ड का जो आईक्यू होता है वो 40 से अबव होता है, 40 से अबव होता है आईक्यू। ठीक है, ये याद रखना है गिफ्टेड चाइल्ड का। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गिफ्टेड चाइल्ड का जो आईक्यू है वो क्या होता है? 140 से अबव होता है। ठीक है, ये याद रखना है हमने। एंड ही गेट्स अग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेट, नहीं, वो कभी भी अग्रेसिव नहीं होगा, आक्रामक और कुंठित नहीं होगा। ही engage in ritualistic behavior like hand flapping and rocking एक्सेट्रा, मतलब वो पागलपंती वाली बातें करेगा। ठीक है, हाथ थपथपाना, हिलहिलाना आदि नहीं, ये ऐसा व्यवहार भी नहीं वो करेगा। ही इज हाईली टेम्परामेंटल, वो क्या होगा? वो बहुत ज्यादा तुनक मिजाजी वाला होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। क्या होगा? मतलब अगर उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज क्लास में नहीं होंगी, ठीक है, चुनौतीपूर्वक नहीं होगी, तो वो जल्दी क्या करेगा? चैलेंजिंग नहीं होगी तो वो जल्दी क्या आएगा? वो जल्दी उब जाएगा क्लास में। ठीक है, ये होएगा गिफ्टेड चाइल्ड की विशेषता। इंक्लू इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। क्या है? इन अ अनरियलिस्टिक गोल, विद इंक्रीजिंग द बर्डन ऑफ द स्कूल, रिक्वायर्ड अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोचेस टू लर्निंग, इज डिटर्मिनेटल ऑफ चाइल्ड विदाउट डिसेबिलिटी। क्या करेंगे जब हम किसी स्पेशल नीड वाले बच्चे को अपनी क्लास में इंक्लूड करेंगे, शामिल करके चलेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे हम? रिक्वायर्ड अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू लर्निंग, मतलब शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखना। क्या? ठीक है, तो हम ये चीज करेंगे, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग वैसे ही कंटेंट एटीट्यूड करके उसको क्या करेंगे हम। अनरिस्टिक गोल नहीं होगा ये, हम बर्डन भी नहीं, अगर हम स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को शामिल करेंगे क्लासरूम में तो वो क्लास स्कूल के लिए बर्डन भी नहीं होगा। तो विदाउट क्या करेंगे? जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक होगा, नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये सही है कि हम क्या करेंगे? शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखेगा। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट, समस्या समाधान नहीं है। क्या नहीं है? गोल डायरेक्टेड स्किल दैट कैन लर्न एंड प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड यूज सीक्वेंशियल स्टेप्स अबाउट म्यूजिकल एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट, क्या नहीं है? गोल डायरेक्टेड है,
ठीक है। जब भी हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं तो उसमें हमारा कोई ना कोई गोल होता है। ठीक है। स्किल दैट कैन बी लर्नड एंड प्रैक्टिस, इसमें क्या है, एक ऐसा कौशल है जिसको सीखा जा सकता है और अभ्यास किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ द सिक्वेंशियल स्टेप। ठीक है। इसमें हमेशा जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, कुछ चरणों को फॉलो करते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उसे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है अबाउट म्यूजिकल एबिलिटी। नहीं, ये क्या है, रॉन्ग पूछा है और रॉन्ग ही क्या है, हमारा आंसर है अबाउट म्यूजिकल एबिलिटी। म्यूजिकल एबिलिटी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जब हम घर पे कोई अपना काम कर रहे हैं तब हम म्यूजिक लगा के वो कर सकते हैं, बट हम अपनी कोई भी समस्या का जो सोल्यूशन है वो म्यूजिक लगा के नहीं कर सकते। उसके लिए हमें शांत पूर्वक काम करना होगा। ठीक है। और दिमाग लगाना होगा। नेक्स्ट, थमेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT ऑफ मेजरिंग पर्सनैलिटी। ठीक है। जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए जो थमेटिकल टेस्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण व्यक्तिगत को मापने की क्या है, सब्जेक्टिव टेक्निक है, ऑब्जेक्टिव टेक्निक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है, एक्सपीरियंस टेक्निक है। क्या है, कहते जो ये जो है थमेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट है, ये किसने दिया था, मुर्रे एवं मॉर्गन ने दिया था। इसने 30 कार्ड्स के बारे में बात की थी। पहले तो 31 थे, पहले थे 31, बट बाद में इन्होंने क्या कहा, 30 कार्ड्स लिए। अब एट प्रेजेंट 30 कार्ड्स की बात की जाती है। मुर्रे एम मॉर्गन ने क्या किया, 30 कार्ड्स की बात की, जिसमें 10 मेल्स के थे, 10 मेल्स के थे और 10 फीमेल्स के थे। और जो रहते हुए 10 थे वो मेल एंड फीमेल बोथ दोनों के थे। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी को मेजर करने की टेक्निक कही थी, किसी को कहते, यहाँ पे उन्होंने कहा है थमेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट ऑफ मेजरिंग पर्सनैलिटी इज प्रासंगिक प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण व्यक्तिगत तो मापने की कौन सी टेक्निक नहीं है, ये सब्जेक्टिव टेक्निक नहीं है, सब्जेक्टिव तो है। ठीक है। सब्जेक्टिव तो हम कह सकते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो होती है जिसमें जिसमें क्या होता है, हम एक कई अलग पक्षों को देखते हैं, एक जगह पे हमारा वो नहीं रहता, फोकस नहीं रहता। ठीक है। हम अलग अलग पक्षों को लेके देखेंगे, वो होगी सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होगी, जिसमें यस और नो का आंसर होगा, जिसमें सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा कि ये क्या है, ये एक प्रोजेक्टिव सब्जेक्टिव टेक्निक्स है, ऑब्जेक्टिव टेक्निक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है या एक्सपेरिमेंटल। तो इसका आंसर रहेगा प्रोजेक्टिव टेक्निक है। ठीक है। ये कौन सी टेक्निक है, सब्जेक्टिव टेक्निक है, सॉरी प्रोजेक्टिव टेक्निक है। ठीक है। इसमें एक प्रोजेक्ट की तरह काम होगा। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक भी नहीं है, सब्जेक्टिव भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। इसके लिए आपको पर्सनैलिटी का जो चैप्टर है वो अच्छे से रीड करना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि क्या है ये थ्योरी, क्या है। ठीक है। तो नेक्स्ट है, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू क्रिएटिविटी। इसमें से कौन सा है जो निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है, इमोशनल थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इगोइस्टिक थिंकिंग। देखो, इमोशनल थिंकिंग है, ये तो हमारी कॉग्निशन से रिलेटेड है, ये हमें क्रिएटिविटी की तरफ नहीं लेके जा सकती। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो फैक्चुअल बेस्ड होती है, फैक्ट्स पे आधारित होती है। ठीक है। फैक्ट्स पे आधारित होती है, करेक्शन पर आधारित होती है। ठीक है। इसमें इंटेलिजेंसी है जो इंक्लूड होती है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। और डाइवर्जेंट, जिसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहेंगे। ठीक है। इसको क्या और क्या कहते हैं, क्लोज क्लोज थिंकिंग भी बोलते हैं। ठीक है। क्लोज थिंकिंग भी बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग को। आगे बात करें तो डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग ही हमारा आंसर है। क्यों है, क्योंकि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इसको हम क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, ओपन माइंडेड, ओपन ओपन माइंडेड भी बोलते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स भी बोलते हैं। और इसमें इंटेलिजेंसी के साथ साथ हमारा, इसमें हम एक ही चीज को अलग अलग पक्षों में सोचते हैं। तो ये क्या होगी, हमारी क्रिएटिविटी होगी। मतलब क्रिएटिविटी को लेके कौन सी जो थिंकिंग है तो वो लगती है, तो कौन सी थिंकिंग लगती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब सारी सोच का यूज होता है। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 16, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी मीन्स, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी का क्या मतलब है? आस्किंग द चिल्ड्रन टू अलो द इमिटेट द टीचर, बच्चे को कहना कि वो टीचर का जो अनुकरण करे, नहीं गलत है। हमें पता ही है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में हमने चाइल्ड को हमेशा सेंटर में लेके चलना होता है, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमने अपने टीचिंग मेथड्स में चेंज लाना होता है, ठीक है। लेटिंग द चिल्ड्रन टू टोटली फ्री, उसको टोटली फ्री कर देना। गिव मोरल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, या गिविंग इंपॉर्टेंस टू द चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये ठीक है। हमने क्या करना है, हमने बच्चे की आवाज को सुनना है, मतलब उसको क्लास में इंक्लूड करते हुए लेके चलना है। अगर वो कुछ कह रहा है तो उसको अच्छे से सुनना है, और उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो भागीदारी है, वो क्लासरूम में होनी बहुत जरूरी है। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आर यूज्ड टू मेजरिंग, जो रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है वो किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? किसको यूज करने के लिए किया जाता है? पर्सनैलिटी को, लर्निंग को, इंटेलिजेंसी को, या क्रिएटिविटी को? इंटेलिजेंसी को, ठीक है। एक बार एब्स्ट्रैक्ट में क्वेश्चन आया था कि जो लेवर का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है वो कौन सी थ्योरी को करता है इंटेलिजेंसी में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किस पे थ्योरी दी थी? कल्चर इंटेलिजेंसी पे थ्योरी दी थी, ये याद रखना है हमें। कल्चरल कल्चरल इंटेलिजेंसी पे थ्योरी दी थी रेवन ने, ठीक है। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस किस पे आधारित है? कल्चरल इंटेलिजेंसी पे आधारित है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी इसका आंसर क्या रहेगा? रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आर यूज टू मेजर इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चिल्ड्रन लर्न्स, वाइगोस्की के अनुसार बालक सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? बाय इमिटेशन नहीं, बाय इंटरेक्टिंग विद अडल्ट एंड पीयर्स, ठीक है। ये वाइगोस्की की थ्योरी है, और वाइगोस्की ने कहा है कि जो बच्चा है कैसे सीखता है? बच्चा अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ, अपने मोर नॉलेजेबल पर्सन से, ठीक है। इन्होंने सिर्फ 2-3 ही बात की है हमारी थ्योरी में, अपनी थ्योरी में। एक ZEP की बात की है, एक MKO की बात की है, एक स्कैप फोल्डिंग की बात की है, ठीक है। मतलब बच्चा अडल्ट से, अपने पीयर ग्रुप से अट्रैक्ट होकर परस्पर संबंध करके, क्रिया करके ही सीखता है। नेक्स्ट, विच साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट क्रिएटेड द इंटेलिजेंसी टेस्ट, इसमें से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था? किसने किया था सर्वप्रथम बुद्धि का निर्माण? इसका आंसर रहेगा बिने ने, ठीक है। क्या रहेगा? बिने ने। अगर हम स्पीयरमैन की बात करें तो स्पीयरमैन में 2 फैक्टर थ्योरी की बात की थी, जिसमें उसने जर्नल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर की बात की थी, ठीक है। कैटल की बात करें तो कैटल ने सांस्कृतिक बुद्धि दी थी, जिसमें तरल एवं वो ठोस बुद्धि के बारे में बात की थी इन्होंने, ठीक है। बैचलर ने क्या किया था? बुद्धि के मापन का टेस्ट किया था। तो फर्स्ट क्रिएटेड इंटेलिजेंसी टेस्ट वो कौन था? बिने था। इसका आंसर क्या रहेगा? बिने। What efforts should a teacher makes for the uplift of gifted child? एक बच्चा, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? क्या करेगा टीचर? स्लो टू टीच, उसको धीरे धीरे पढ़ाएगा? नहीं। स्पेशल क्लासेस एंड मोटिवेशन, पुशिंग देम, इग्नोरिंग देम, उनको पुनिश करेगा? नहीं। उनको इग्नोर करेगा? नहीं। क्या करेगा? स्पेशल क्लासेस देगा। जैसे कि टीचर्स देखता है कि हम मेरे बच्चों को अभी और पढ़ने की जरूरत है, जैसे कि क्या होता है, अब सपोज कि आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आप ज्यादा व्यूवर्स होगे, अगर आप ज्यादा कमेंट करोगे, अगर आप बोलोगे मैम हमें ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? तो मैं आपको क्या करूंगी, जैसे अभी रीट का एग्जाम है, तो मैंने सीटेट के से थोड़ा सा पीछे हट के मैंने क्या किया, मुझे लगा कि मेरे बच्चे को रीटेट के एग्जाम की जरूरत है, तो स्पेशल क्लासेस दे देना, मतलब जिस चीज की नीड है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को क्लास देना, उनको मोटिवेट करना। अब रीट का एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए मोटिवेट करना कि ऐसे तैयारी कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है, ये चीजें पढ़ लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो सब कुछ ही होता है, बट क्या है, इस टाइम पे आके बच्चे को स्पेशल क्लासेस दे देना और मोटिवेट करना, बच्चे को अपलिफ्ट कर देना बच्चे को, ठीक है।
तो ये क्या हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट हो गया, what is the minimum number of the hours of working as per the teachers in the right to education act 2029। तो क्या कहा है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे की संख्या क्या कही गई है, 45। What kind of research is done by the principal of schools to identify and remove the causes of the variance emotional problem of the students? Action research। मैंने बताया ना, जो भी रिसर्च हम स्कूल प्रिंसिस में करते हैं, स्कूल्स में टीचर करते हैं, उनको प्रॉब्लम्स को सोल्व पे प्रॉब्लम्स निकाल के उनका वहीं पे समस्या का समाधान वही स्कूल्स में ही कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। ये बात मैंने पिछले क्वेश्चन में की थी, वही रिपीट होके आ गई। क्या है, व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च इज डन इन द principles of schools to identify and remove the causes of the variance emotion problems of the students। तो उसे क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। Which of the following theory is related to learning by consequences? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणाम द्वारा सीखने से संबंधित है? ये दो बार आ गया। कौन सा संबंधित है परिणाम द्वारा सीखने से? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कौन सा होएगा, कॉन्सिक्वेंसेस का कौन सा बताया था मैंने? आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। Yes, operational conditioning theory, insight learning theory, classical conditioning theory, cognitive learning theory। cognitive learning theory तो हो नहीं सकता, ठीक है। classical conditioning, insight learning क्या आएगा इसका? इसका आंसर रहेगा स्किनर की ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। ऑपरेशनल, जिसमें परिणामों के ऊपर आधारित होती है, कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर आधारित होती है, ठीक है। अगर हम इनसाइट लर्निंग की बात करें, तो जो इनसाइट लर्निंग है ये किसने दी थी? इसका आंसर होगा ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी। इनसाइट लर्निंग किसने दी थी? कोहलर ने दी थी, ठीक है। कॉग्निटिव लर्निंग ये हमारा पियाजे ने दी थी, और ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, ये किसने दी थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। When we use our current schema to interrupt the external वर्ड इज कॉल्ड। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाहरी जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं, हमारे अंदर जो स्कीमा होता है उसका यूज जब हम बाहर में जब हम कुछ देखते हैं उसको विश्लेषण करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए देखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं असिमिलेशन, आत्मसातीकरण। Which of the following is not a characteristics of projective method? इसमें से प्रोजेक्टिव मेथड की जो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है? एम्बिगुअस स्टिमुलस, फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, सब्जेक्टिव परसेप्शंस, ऑब्जेक्टिव परसेप्शंस, ठीक है। क्या नहीं है? तो इसमें आंसर आएगा एम्बिगुअस स्टिमुलस, अस्पष्ट उद्दीपन। Next, according to Albert Bandura, of conditions are necessary in the observation learning in the right sequence of these conditions। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षण आत्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियों आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या है? ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एस्टेट में, तो ये 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है?
ऑब्जर्वेशन लर्निंग द राइट सीक्वेंस क्या है, तो इसमें क्या रहेगी, अटेंशन, रिटेंशन, रिस्पॉन्ड एंड मोटिवेशन। सबसे पहले क्या होगा, हम अटेंशन करेंगे, फिर हम उस चीज पे उस चीज पर रिटेंशन करेंगे, रिटेंशन करके फिर उसको रिप्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम मोटिवेशन करेंगे, मतलब अनुप्रेरणा करेंगे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड विच मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। इसमें इनने कहा है कि जो अनकॉन्शियस माइंड है, तो उसमें सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वप्रथम उपयुक्त विधि कौन सी है। अचेतन मन की अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए तो कौन सी रहेगी सबसे उपयुक्त विधि, क्या रहेगी, ड्रीम एनालिसिस। ठीक है, मतलब हम किसी के सपनों से हम पता लगा सकते हैं कि उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम कर रहा है। जैसे कई बच्चों को या किसी को क्या होता है, भूतों के सपने बहुत आते हैं, तो हम उसके स्वप्न से ही हम उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पता कर सकते हैं, किस किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी। नेक्स्ट है, एडीएचडी मींस, एडीएचडी का मतलब क्या होता है। पहले तो एडीएचडी की जो फुल फॉर्म है वो एग्जाम में कई बार आ चुकी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लो, क्या है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर। यह क्या होगी, पहले तो इसकी फुल फॉर्म होगी। अब क्या करते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है चिल्ड्रंस विद स्पीकिंग डिफिकल्टी, चिल्ड्रन विद हियरिंग डिफिकल्टी, चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। क्या होगा इसका आंसर, वाचिक कठिनाई वाले बालक, श्रवण दुर्लभता वाले बालक, या ध्यान विकार वाले बालक, दृष्टिहीनता वाले बालक। क्या आएगा इसका, चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, जिन बच्चों में अटेंशन नहीं रहती, ठीक है, क्लास में वो अच्छे से अटेंशन से काम नहीं करते, एक तरह उनका ध्यान केंद्रित नहीं रहता, ये होता है एडीएचडी। नेक्स्ट, a test designed to reveal a person's strength or weakness is one of the more area is called। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्र में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है। ठीक है, मतलब जब एक बच्चा होता है, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में विशेषता और कमियों, जब हम क्लास में जाते हैं तो क्लास में बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या उसकी वीकनेसेस है, क्या उसकी कमियां हैं। तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, उसको पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डायग्नोस करेंगे, उसकी कमियों को पहचानेंगे, फिर उसको रेमेडियल टेस्ट देंगे। तो क्या आएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा इसका मतलब। ठीक है, जब हम किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी पर्सन की, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी वीकनेस के एरियाज को फाइंड आउट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, बाय विच सॉरी by which constitutional amendment the right to education was added in the constitution of India। कहते भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया था। तो क्या था ये अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट, मतलब 86वीं संशोधन के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन को शामिल किया गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।
If you like, then don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. Thank you so much for watching the video. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।